Students, welcome to PN National Public School ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर प्रभाकर सिंह। आज क्लास 12 का अगला लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जिसमें आज पढ़ेंगे फैराडेज लॉ, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। देखिए क्या है, मतलब ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये सब जो भी डेफिनेशन है वो आपको प्रॉपर बुक में मिल जाएगा, मेरे नोट्स में मिल जाएगा। हम इसको समझाते हैं, ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप जानते ही हैं कि क्या होता है कि करंट पास कराते हैं तो केमिकल रिएक्शन उसमें होता है। अभी केमिकल रिएक्शन जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है तो आपका क्या है, एनोड है, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है तो कैथोड है। कौन सा एनोड है, ये वाला जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और ये क्या है, कैथोड है जहाँ पे रिडक्शन होता है, ठीक है। तो करंट पास कराते हैं तो आप देखेंगे जो भी इसमें इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होता है, कुछ अमाउंट इसका इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने लगता है, ठीक ना। यहाँ पे मान लीजिए कुछ अमाउंट है W, ठीक ना, वो क्या करता है, इधर डिपॉजिट कुछ ना कुछ क्या होता है कि इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो डिपोजिशन का रेट है, यानी कितना डिपॉजिट होता है, W इसको मान रहे हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाइड, जितना चार्ज सप्लाई करते हैं आप, ठीक है ना, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि W इज इक्वल टू जितना अमाउंट उस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, चार्ज सप्लाइड, ठीक है। इसी को अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हटाएं तो ZQ आता है, ठीक है ना। यहाँ पे Z जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है, ठीक ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक ना, एक कांस्टेंट वैल्यू है जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो Z की वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है, आप क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग कर लेंगे, या इसको कभी कभी ऐसे भी लिखता है IT, ठीक है। Q इज इक्वल टू IT आपने पढ़ा है फिजिक्स में, I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, तो Q इज इक्वल टू IT हो सकता है, तो ZIT भी पढ़ा है आपने, ठीक है। तो अगर टाइम, करेंट और ये सब दिया हुआ है, Q क्या है यहाँ पे, चार्ज, ठीक है, और I क्या है, करंट, ठीक है, करंट, W क्या है, अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, जितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड पे, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है कि कितना चार्ज सप्लाई हुआ है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लूँ इफ़ Q इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, या छोड़ दीजिए Q इक्वल टू 1 नहीं लेते हैं, अगर I इज इक्वल टू 1 एम्पियर है, ठीक है ना, 1 एम्पियर, और टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड लेके काम कर रहे हैं, ठीक है, तो W इज इक्वल टू Z आएगा। यानी कि ये क्या होता है, इट इज इक्वल टू द अमाउंट डिपॉजिटेड, है ना। Z की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को डिफाइन करने के लिए बोले तो आप क्या बोलेंगे, इट इज द अमाउंट डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट जब तक पास करेगा, जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। तो ये कभी कभी ये डिफाइन करने के लिए दे देता है, तो आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं फॉर्मूले के कारण, या आप चार्ज लेके चल रहे हैं तो कहेंगे कि जितना अमाउंट 1 कूलम चार्ज पास कराते टाइम जितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है उसी को आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस बोलेंगे, ठीक है। तो वो तो डेफिनेशन हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चंस लग जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा चार्ज ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है, चार्ज जो ट्रांसफ़र होता है, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये सब तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से देख रहे हैं आप 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो इसके एक मोल में देखिए, इसका 1 मोल अगर आप लिए हैं, 1 मोल, तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना। तो आप जानिए 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है ना, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम चार्ज होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, ठीक है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, तो 1.67 इंटू Na, 1.67 इंटू 10⁻⁹ इंटू Na कर लेंगे, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना, कितना 1.67 इंटू 10⁻⁹ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 96500 आता है कूलम, अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्ट, ठीक है ना। इसी को आप क्या बोलते हैं, 1 फैराडे, ठीक है ना। F की वैल्यू कितनी होती है, 96500, जिसको 1 फैराडे बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है कि
इट इज ए चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 1 फैराडे क्या होता है, इट इज ए चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 96500, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो कोई पूछे कि इसमें कितना ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे 2f ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, 2f, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपका कोई और एग्जांपल दे दे, ठीक है ना, कोई और एग्जांपल जैसे मान लीजिए Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Al, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कहेंगे 3f इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे जा सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लगाइएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे एग्जांपल और ले लें, जैसे MnO2 हो गया, MnO2 माइनस ले लेते हैं 6, ठीक है। ये क्या किया कि MnO2 Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलती है, इसको x मान लेंगे प्लस 2 इंटू माइनस KMnO4 लेते हैं ना, KMnO4 तो 4 ले लेते हैं, ठीक है ना, आसान रहेगा 4, ठीक है ना। KMnO4 होता है ना, तो इस पर k हटा के इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो x 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, यानी x प्लस 8 इज इक्वल टू -1, यानी x इज इक्वल टू प्लस नहीं सॉरी माइनस, तो x इक्वल टू 8 -1 यानी x इक्वल टू +7। तो ध्यान से देखिए यहाँ से +7 से +2 स्टेट में जा रहा है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो 5f होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको f की वैल्यू निकालनी होगी, तो आप f आराम से निकाल के बता सकते हैं, ठीक है ना। वह फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जितना चार्ज आप सप्लाई करेंगे उतना ही अमाउंट डिपॉजिट होता है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, ठीक है ना, अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड में। जैसे कैथोड कहाँ जाएगा, कैटायन, मतलब कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन, और एनोड पे कौन जाता है, एनायन। आपको भली भांति पता है ये सब, ठीक है। अब चलिए सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। देखिए इसमें भी बहुत आसान है, ठीक है। इसको भी मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कई कंटेनर लिया है, ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे बनाना है क्योंकि आपका सर्किट वर्किट बनाने के लिए काम आएगा, थोड़ा सा नीचे लिया जाए इसको, ठीक है। मान लीजिए कई सारे कंटेनर आप ले लीजिए, 3 कंटेनर, मिनिमम 3 कंटेनर ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम अपना इलेक्ट्रोड बनाते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एक एनोड एक कैथोड, एक एनोड एक कैथोड, एक एनोड और एक कैथोड, ये लग गया, ठीक है। अब देखिए इनको हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इनको ज्वाइन कर देते हैं हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, ठीक है। और इनको हम आपस में कनेक्टेड कर देते हैं ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ठीक है ना। मान लीजिए इसमें ये क्या है, जिंक आपका जो है, मान लीजिए कॉपर का सोल्यूशन रखा हुआ है, Ag का सोल्यूशन रखा हुआ है, और इसमें जिंक का सोल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास करा रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है प्लस माइनस, ठीक है ना, यहाँ से आप करंट पास करा रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट है कि कई सारे सॉल्यूशन एक ही मतलब सर्किट में कनेक्टेड है, मतलब सीरीज में सब कनेक्टेड हो, तो इसमें क्या होता है कि जितना इनमें सेम क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सबका सेम होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप सेम कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Cu जितना आएगा, यानी कि जितना चार्ज आप, जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप समझते होंगे कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना, इक्विवेलेंट मास, ये पढ़ा है आपने, नॉर्मेलिटी पढ़ते टाइम आपने लगाया होगा कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, और इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, मोलर मास बाई x, जिसको बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर, ठीक है ना। तो ये सब आपने पढ़ रखा है। तो ये क्या होता है, जितना अमाउंट डिपॉजिट होता है, तो इसमें क्या होता है कि जब ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है ना, यानी कि अगर सारे के सारे एक साथ सीरीज में कनेक्टेड हो, तो क्या होता है कि जो मास डिपॉजिट होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, इनके जो
मास डिपॉजिट होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन क्या है सबकी टेंडेंसी अलग अलग है। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सबका सेम आता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सबका सेम आ जाता है, ठीक है। तो आप आराम से इक्वेट करके, ठीक है ना, आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसका क्या आएगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, जैसे मास WCU अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास अगर आप देखें, इक्विवेलेंट मास मतलब मोलर मास, ठीक है ना, मोलर मास बाई x की वैल्यू 2 आएगी, इसकी भी 2 होगी, इसकी 1 होगी और इसकी 2 होगी, क्योंकि Zn 2 पॉजिटिव, Ag 1 पॉजिटिव, ठीक है ना। तो जितना टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है वही तो उसकी वैलेंसी फैक्टर होती है, ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर ये सबका आप लिख सकते हैं WAG बाई इसका मोलर मास इंटू 1, ठीक है ना। और इसमें क्या है W बाई WZn बाई मोलर मास इंटू 2, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या पता चल जाएगा आपको कि आपने कोई भी अननोन क्वांटिटीज़ रहेगी, दो को कंपेयर करा के आप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत लगेगी, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन है, ठीक है, कितना करंट डिपॉजिट हुआ है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा सेम आएगा अगर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है तो, ठीक है ना। अगर सीरीज में सारे कनेक्टेड हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सबका सेम आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैराडेज सेकंड लॉ, ठीक है। अब हमको अपना लास्ट ई पढ़ना है, जो हम लोगों ने बात की थी 6 ईज में से लास्ट ई पढ़ना है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस यही लास्ट टॉपिक है आपका, लेकिन अफसोस आज नहीं ख़त्म होगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, इसमें बहुत सारे लॉज है, कोलराउस लॉ ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अब देखिए क्या होता है ना कि आपके जो मैटर होते हैं, मैटर, ठीक है ना, मैटर कितने टाइप के होते हैं भाई, मतलब कंडक्टिविटी के हिसाब से अगर आप डिवाइड किए होंगे तो आप कहते हैं कि इंसुलेटर होता है, ठीक है ना, एक इंसुलेटर होता है, एक क्या होता है सेमी कंडक्टर होता है, क्या होता है सेमी कंडक्टर, ठीक है ना, और एक क्या होता है इंसुलेटर, कंडक्टर। इसको कैसे भूल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम बेसिकली इन्हीं की बात करेंगे, ठीक है ना। अब ये कंडक्टर में दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना, एक क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। कंडक्टर भी दो टाइप के हो सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो चार्ज कैरियर होंगे, ठीक है ना, यहाँ पे जो चार्ज कैरी करते हैं यानी कि चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैरियर जो इसमें होंगे वो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करेंगे एक जगह से दूसरे जगह तक, और यहाँ पे जो चार्ज कैरियर होंगे वो आयंस होंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या करते हैं आयंस फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में क्या फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। तो चार्ज कैरियर्स आर आयंस, ठीक है ना। तो हमको बेसिकली यही पढ़ना है, ठीक है ना, हमको क्या पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और सब केमिस्ट्री की बातें करेंगे तो सिर्फ ये, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, अगर आपको याद है टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं इसका, ठीक है ना, तो रजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है ना। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है आप जानते हैं, R = ρl/a, ठीक है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ने की वजह से इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट की फ्लो थोड़ी कम होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में। यहाँ पे क्या होता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप तो आयंस ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है ना। यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है, ठीक है ना। यही दोनों में मेन डिफरेंस है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में। यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाता है, क्योंकि आयंस ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, वो ईजिली मूवमेंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर टेम्परेचर जो होता है वो फेवरेबल होता है उसके लिए, ठीक है। तो यही सब डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो ये क्लासिफिकेशन तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, क्यों इलेक्ट्रॉनिक और क्या इलेक्ट्रोलिटिक। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट की फ्लो कम हो जाती है, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में करंट की फ्लो ज़्यादा हो, मतलब आयंस की फ्लो ज़्यादा हो जाती है अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो, ठीक है। तो फैक्टर्स पहले देख लेते हैं,
फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, है ना, हमको यही पढ़ना था इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो कौन कौन सा फैक्टर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब कैसे डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए दो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, दो टाइप के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो इनका डिसोसिएशन बहुत जल्दी होता है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरे के पूरे डिसोसिएट कर जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आपकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ईसी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ये कम टूटेगा ना, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अपेक्षा वीक इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा कम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस दिखाता है, अगर, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंपेयर कराया जाए तो, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो होता है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए अगर पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है ना, पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो उनके आयंस को जल्दी निकाल देगा बाहर, ठीक है ना। अब आयंस जल्दी बाहर निकाल देगा तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस उसकी बढ़ जाती है देन नॉन पोलर आयन, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट अगर पोलर रहता है तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बढ़ जाता है, अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होता है तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है ना। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इनहेंस करेगा। सॉल्वेंट में अगर पोलर सॉल्वेंट है तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। और तीसरी बात जिस पे ये बात डिपेंड करती है, तीसरी जो है वो कंसंट्रेशन भी बहुत इफेक्ट करती है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को, ठीक है। तो कंसंट्रेशन, तीसरी बात कंसंट्रेशन की बात करेंगे। अच्छा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है ना, आप समझते हैं कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब क्या होगा कि सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेंगे। जैसे कंसंट्रेशन मोलैरिटी ले लीजिए तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ाने से तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा नहीं, तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ाते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ाने का मतलब आयंस बढ़ा रहे हैं आप, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। कंसंट्रेशन ज़्यादा करने का मतलब आप क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा दे रहे हैं, यानी कि आयंस ज़्यादा निकल सकते हैं। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। यानी कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। तो बात समझ आ रही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर रहेगा तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ज़्यादा है देन कंपेरिजन टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट। पोलर सॉल्वेंट है तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ज़्यादा होगी देन नॉन पोलर सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ वन इज टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर पे एक इफेक्ट होता है, फैक्टर्स हैं, मतलब एक फैक्टर ये भी टेम्परेचर भी है, अभी मैं आपको समझा चुका हूँ ये, ठीक है। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे आप तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बढ़ जाता है ना, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आयंस फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, आयंस बिकम फ्री टू मूव, ठीक है। अब आयंस मूव करना स्टार्ट कर देंगे, फ्री हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयंस मतलब उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएगा, तो आयंस फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए। अब आयंस फ्री हो गए मूव करने के लिए तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, है ना। तो टेम्परेचर इनके लिए फेवरेबल होता है, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये हो गया फैक्टर जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। वो सही। अब थोड़ी फिजिक्स की बात कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इतना ही है, ठीक है ना। अब कंडक्टेंस पे आप आगे पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी में आप देखेंगे कोलॉउस लॉ, फिर एक ग्राफ है, ठीक है। तो ये डिटेल में है, तो ये कल है, लेकिन आज थोड़ा सा बेसिक फिजिक्स की चीज़ें जो आप पीछे पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, वो थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे सीखनी पड़ेगी आपको। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में आपने एक पढ़ा है कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R, जो रेजिस्टेंस होता है रो L बाई ए, ये पढ़ा है आपने, है ना। R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, कई बार इस पर कई सारे क्वेश्चंस भी लगाए होंगे 10th में आपने। तो R जो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस, है ना। R इज रेजिस्टेंस, है ना। R क्या होता है, रेजिस्टेंस, वेरी गुड। अच्छा, ये तो R की बात हो गई, ठीक है। रो क्या होता है, रो इज रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। L क्या होता है, L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितना लेंथ होता है। और A क्या होता है, एरिया ऑफ द कंडक्टर, है ना, एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए आपने
ठीक है ना, ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसकी यूनिट की बात की जाए तो इसकी यूनिट आप कहते थे ओम है, ठीक ना, OHM। ठीक है, और इसकी अगर यूनिट देखा जाए तो ओम मीटर, ठीक ना, ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, इन सबों की यूनिट तो आप जानते हैं, लेंथ मीटर में होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़ रखा है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी रुकावट की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ कंडक्टेंस की बात करते हैं, यानी कि कितना कंडक्टेंस होगा। तो कंडक्टेंस में बता दूं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। जैसे मान लीजिए कंडक्टेंस अगर C से डिनोट कर रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू 1/R। ठीक है ना, C इज इक्वल टू 1/R। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिप्लेस कर दूं फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर आप देखें फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, सब 1/, में करता हूँ। ठीक है, 1/, में नहीं, इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ। ठीक है, तो बात समझ आ रही है। देखिए 1/ρ हो जाएगा, 1/ρ इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, 1/ρ इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A। 1/ρ को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रजिस्टिविटी, ये थी ना रजिस्टिविटी, तो इसको कंडक्टिविटी बोला जाता है, K से डिनोट किया जाता है, स्मॉल k इज इक्वल टू C, ये कंडक्टेंस हो गया आपका, इंटू L/A। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये फॉर्मूला आया, ठीक है, तो इस K को बोलते हैं आप, K को कंडक्टिविटी, K को क्या बोलते हैं, ये K जो है वो कंडक्टिविटी है। ठीक है ना, कंडक्टिविटी, इसको कप्पा भी पढ़ा जाता है। ठीक है ना, कप्पा, CKAPPA। ठीक है ना, कप्पा। ठीक है, तो ये कंडक्टिविटी बताती है कितना कंडक्टिविटी है। जैसे रजिस्टिविटी थी उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी के। C जो है वो आपका कंडक्टेंस है, जैसे रेजिस्टेंस था तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। ठीक है ना, और L/A तो आप जानते हैं, L क्या है, लेंथ है, और A क्या है, एरिया। ठीक है ना, यहाँ पे जानने की बात है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है गिव द सेल कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, तो L/A जो होता है उसको सेल कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है ना, सेल कांस्टेंट। ठीक है, अरे वैसे L/A इज व्हाट, सेल कांस्टेंट। ठीक है ना, L/A जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, सेल कांस्टेंट। ठीक है ना, अब इनकी यूनिट देख लेते हैं। ठीक है ना, इनकी यूनिट देखिए क्या होती है, रजिस्टिविटी का उल्टा होता है। रजिस्टिविटी की यूनिट जो थी वो ओम मीटर थी, तो ये क्या हो जाएगा, पर ओम। इसकी यूनिट अगर आप ध्यान देखें तो पर ओम पर मीटर। ठीक है ना, या इसको कभी कभी ऐसे बोलते हैं MHO मीटर। देखिए OHM ओम होता है, इसका उल्टा ओम पर मीटर। ठीक है ना, ये बोला जाता है कंडक्टेंस की यूनिट आप पर ओम बोल सकते हैं। ठीक है ना, या MHO बोल सकते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस। और L/A इसकी अगर यूनिट आप निकालें तो ये मीटर है, और ये मीटर स्क्वायर यानी पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुल मिला की कहानी है जो फिजिक्स में आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंडक्टिविटी निकालेंगे, यानी कप्पा निकालेंगे आप सबका। ठीक है ना, K इज इक्वल टू C इंटू L/A। ठीक है ना, तो इस कंडक्टिविटी में हमको एक ही चीज़ पढ़ना है, आपके NCERT में दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपका हम मोलर कंडक्टिविटी अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है ना, तब तक ये सारे NCERT जितने भी हैं आप एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस एक बार ट्राई कीजिए अपने आप से, इस पे बेस्ड जो है, और फैराडेज लॉ पे जो है, और पीछे के जितने पढ़ चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए। ठीक है ना, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।